वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। ये क्लास 9th एसएसटी का पेपर है, कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन दिल्ली का, और हम इसके सारे सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो फाइनल एग्जाम का पेपर है जो एग्जाम में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, वुड अल्टीमेटली ट्रेम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो वर्कर्स की जीत होगी अल्टीमेटली कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादियों के खिलाफ। नेक्स्ट देखिए कि 1970s के टाइम पर वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था कि भाई कौन से साल के पेड़ को काट दो और वहाँ पर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री के लिए आप लोग पाइन के पेड़ लगा दो। तो किस जगह पर ऐसा कहा था कि भाई सारे साल के पेड़ काट दो और पाइन के पेड़ लगा दो, मगर लोकल्स ने ऐसा नहीं होने दिया था। तो ये कौन सी जगह थी? तो थी बस्तर। बस्तर में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि साल के पेड़ काट के पाइन के पेड़ लगा दो, बट बस्तर के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया था। नेक्स्ट है कि भाई फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन था इंडिया का? वो था डेट्रिच ब्रांडिस। एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल कैश, पैसा होता है ना, वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल होता है। इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पे शेयर होती रहती हैं, ज़रूर ज्वाइन करिए। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर ड्रेन इन द अरेबियन सी। ये गलत है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो ये हो गया। और द स्लोप ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज ईस्टवर्ड, तो ये वाला तो सही है। तो फर्स्ट गलत है और आर सही है। तो असर्शन तो इनकरेक्ट है और रीज़न करेक्ट आपने दे दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो ये है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है इंश्योर करने के लिए फूड सिक्योरिटी को। तो ये तो बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स टू पुअर पीपल ऑफ सोसाइटी थ्रू रेगुलेटेड राशन शॉप्स, ये भी सही है। तो मतलब असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फिर असर्शन रीज़न का, अराउंड 1/6 ऑफ द टोटल लैंड वॉज कल्टिवेटेड इन इंडिया इन 1600। तो 1600 के टाइम पर लगभग पूरे देश का 1/6 जो लैंड है उस पर खेती होती थी। तो बिल्कुल सही बात है। और अंग्रेज़ जो है कॉलोनियल लोग फॉरेस्ट को प्रोडक्टिव समझते थे? नहीं, अंग्रेज सोचते थे कि सारे के सारे जंगल काट दो और वहाँ पे खेती करना शुरू कर दो, तो वो अनप्रोडक्टिव समझते थे। तो फर्स्ट वाला तो ठीक है, बट सेकंड वाला गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज इनकरेक्ट, सी। असर्शन रीजन का एक और क्वेश्चन है कि भाई आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडर्स फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही बात है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ए करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है। और कौन सी नदी रिफ्ट वैली वाली है? तो तप्ती। नर्मदा और तापी जो है वो रिफ्ट वैली में बहती हैं नदियाँ। सीजनल एम्प्लॉयमेंट किससे रिलेटेड होता है? तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी होता है। अब कौन सी योजना इसमें है कि भाई गलत है, असंगत मिलान या फिर इनकरेक्ट मैच है? तो अंत्योदय अन्न योजना जो है वो अबव पॉवर्टी लाइन नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए है। बाकी सारे ये तीनों करेक्ट हैं, और हमें इनकरेक्ट बहुत पूछा है तो ये वाला इनकरेक्ट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि अन्नपूर्णा स्कीम किसके लिए है? तो सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि भाई अंत्योदय अन्न योजना बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए है और इसमें अबव लिखा था। नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। वो एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं होते, वो एक ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव होते हैं। फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन की एक्टिविटी है पालमपुर में। और सब कितनी एज के बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं लोकसभा के? तो 25 की उम्र के बाद आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। वोट देने की उम्र 18 साल है, बट लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो आपकी 25 साल की उम्र होना ज़रूरी है। पाक स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया और श्रीलंका। इंपॉर्टेंट है कि पाक स्ट्रेट कहाँ पर लोकेटेड है? तो पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कौन करवाते हैं? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। वेरी शॉर्ट आंसर में देखते हैं कि भाई डिमांड कौन सी डिमांड थी लेनिन की अप्रैल थीसिस में, कि भाई वॉर जो ये लड़ाई कर रहे हो आप, जंग कर रहे हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रशिया बाहर निकले। दूसरा जो लैंड का ट्रांसफ़र किया जाए पीजेंट्स को। तीसरा जो बैंक्स हैं उनका नेशनलाइजेशन किया जाए। तो ये डिमांड्स की थी लेनिन ने थीसिस में, अपनी अप्रैल थीसिस में।
अक्टूबर रिवॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एक ऑप्शन मैंने कर किया है। 2 डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, 3 डायमेंशन होते हैं, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, कि भाई कितना अवेलेबल है, क्या पैसे से खरीदा जा सकता है और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होता है, एक्सेसिबिलिटी। और शॉर्ट नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, हम सर्व किया इसने एज अ फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना। 299 मेंबर्स थे, पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में इसकी हुई थी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट लिखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो जहाँ पर ना समतल ज़मीन होती है, प्लेन एरिया होता है, नदियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। पहाड़ी इलाकों में पॉपुलेशन कम होती है और डेजर्ट वगैरह में पॉपुलेशन कम होती है। तो देखो जोग्राफिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, जहाँ पर जॉब ज़्यादा होंगी वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अब ये मिलान करना है, मैच करना है। इसमें क्या है, स्कैप्ट्रे सिंबल ऑफ रॉयल पावर, और स्नेक बाइटिंग इज टेल सिंबल ऑफ एटर्निटी की चीज़ चलती जाएगी। ब्रोकन चेन तो सिंबल ऑफ फ्रीडम, इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब ये वाला देखो, रेन ऑफ रॉबस्फेयर को हम रेन ऑफ टेरर कहते हैं। 1793 से लेकर के 1794 की टाइम की थी। गुलोटीन मतलब लोगों का सर कलम कर दिया जाता था, ये रॉबस्फेयर का है। मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। भाई ये सारे क्वेश्चंस ना मतलब हर एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि आते ही आते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये तो ज़रूरी आता है। अब मेन फीचर्स ऑफ नदर्न प्लेन, तो भाई जो नदर्न प्लेन है वो कैसे बना है, अलूवियल डिपॉजिट्स से नदर्न प्लेन बना हुआ है। वहाँ की सॉइल काफ़ी फर्टाइल है, एग्रीकल्चर वहाँ पे अच्छा हो सकता है, नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो यही फीचर्स है नदर्न प्लेन के। गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, बहुत अच्छी खेती होती है और चावल उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है, गन्ना उगाया जाता है, ये सब लिखेंगे आप। और बेसिस ऑफ गवर्नमेंट टू बी डेमोक्रेटिक, भाई डेमोक्रेटिक है अगर गवर्नमेंट तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जो कि इलेक्शन करवाए, रेगुलरली इलेक्शन होने चाहिए, और जो पार्टी जीत करके आ रही है वो ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुली कर दे। तो ये होते हैं बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोगों की सुनी जाए। क्वाइट अ फ्यू स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया, सजेस्ट एनी 3 वेज फॉर द कंजर्वेशन। तो हम कैसे बचा सकते हैं जीव जंतुओं को, तो भाई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व ये बनाएं, एफॉरेस्टेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, लोगों के बीच में जागरूकता लेकर के आएँ, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन है देखो कि भाई क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड फॉर द हिटलर्स राइज टू पावर। देखो भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया तो बड़ी बेइज्जती हुई जर्मनी की, सारा का सारा जो है कहते हैं ना कि टीकड़ा फोड़ दिया गया जर्मनी के सर पर कि भाई तुम्हारी वजह से वॉर हुई है दुनिया में। तो एक तरह से ना लोग बड़े हताश से हो गए थे। तो वहाँ पे मतलब पैसे की भी कमी हो गई थी देश में, और सोसाइटी भी अपने आप को बहुत ही हारा हुआ महसूस करती है। और हिटलर ने कहा कि भाई मैं हूँ सब कुछ और मैं अपने देश को दोबारा से औहदा दिलाऊंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी कि भाई लोगों ने इतना ज़्यादा फेवर किया हिटलर को, फिर जर्मनी ने फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन स्कूल्स अंडर नाजी जर्मनी। भाई नाजी जर्मनी में कि भाई ज्यूज से नफरत करो, और जो नाजी आर्यंस हैं वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर रेस है, और नाजीज़ की वुमेन को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, हिटलर जो कहे सबको वही करना चाहिए, हिटलर सुप्रीम लीडर है, ये सब बातें कही गई थी। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, इफ़ इनकम एंड कंजम्पशन लेवल, ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। मतलब जो बेसिक नीड्स है ना इंसान की वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, तो उससे भी कम अगर कोई इंसान पैसा कमा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 972 रुपीज़ अगर गांव में है और 1407 रुपये शहर में है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। अगर इतने से एक पर्सन महीने के इतना भी 972 अपने पे खर्चा नहीं कर पा रहा है गांव के इलाके में, और 1407 शहर के इलाके में अगर कोई नहीं कमा पा रहा है या खर्चा नहीं कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे है। ये हो गया पॉवर्टी चैलेंज है, एक्सप्लेन करो। भाई चैलेंज तो है ही, आप न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हो, हेल्थ नहीं दे पा रहे हो, एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, तो गरीबी एक चैलेंज ही तो बन करके आता है। अब हमें बताना है कि भाई कौन कौन सा राइट वायलेट हो रहा है इन केसेस में। राजेश वॉज नॉट अलाउड टू यूज़ पब्लिक पॉन्ड ड्यू टू हिज कास्ट, उसके कास्ट की वजह से राजेश को पब्लिक पॉन्ड को जो है यूज़ नहीं करने दे रहे, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15। दीपा जो है 12 साल की है और उसको फैक्ट्री में काम कराया जा रहा है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर आ रहा है ना यहाँ पे। सीमा इज़ नॉट अलाउड टू ओपन द स्कूल ऑफ हर मदर टंग, उसको अपनी मातृभाषा में स्कूल नहीं खोलने दिया जा रहा, तो कौन सा उसका हक छीना जा रहा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का। आशा वॉज स्टॉप फ्रॉम फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन, तो राइट टू फ्रीडम हमें दिया जाता है कि हम ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। अजीत वॉज नॉट अलाउड टू मीट एन एडवोकेट आफ्टर हिज अरेस्ट, तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल है ना कि भाई अगर राइट टू प्रोटेक्शन होता है कि ना अरेस्ट
ऐसा अरेस्ट नहीं कर सकते आप कि भाई ज़बरदस्ती कर लिया या फिर कर लिया तो फिर उसके बाद लॉयर से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ये वाला होता है राइट टू फ्रीडम में होता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको हार्ट एंड सोल कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो क्यों कहा है? क्योंकि भाई अगर सारे के सारे राइट्स आपको दे दिए मगर आप सुनवाई कहाँ करवाओगे, कोर्ट में जाकर के करवाओगे ना, तो इसलिए ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हार्ट एंड सोल है। डिस्क्राइब वेरियस क्लाइमेटिक कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ रीजन। तो किसी भी एरिया का क्लाइमेट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि भाई वहाँ पे हवा कितनी होती है, रिलीफ क्या है, हाइट किस जगह पर है, ऑल्टीट्यूड कितना है उसका, ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, रिलीफ, करंट, विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है किसी भी एरिया का क्लाइमेट। मॉनसून इज़ अ यूनिफाइंग बॉन्ड इन इंडिया। एनालाइज, भाई देखो बारिश आती है पूरे देश में आती है ना जब, तो फिर हरियाली फैल जाती है देश में, खेती होती है, तो ये यूनिफाइंग बॉन्ड है। एक तरीके के हम लोग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। फिर केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, इसकी जो केस स्टडी है वो ये है। जो क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम वेयर डज गवर्नमेंट मैनेज मनी फॉर वेरियस स्कीम्स। टैक्सेस लेती है भाई, ये तो हम पता ही है कि भाई टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट हमसे। मेंशन एनी वन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम होता है भाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सिटीजन्स को, तो वेलफेयर स्कीम्स चलाना और हॉस्पिटल बनवाना, ये सब होता है बेसिकली हमारे को सिक्योरिटी इंश्योर करना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इंश्योर करे, हेल्थ दे, एजुकेशन दे, क्योंकि भाई हमसे टैक्सेस ले रही है, हमने उनको एज अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, तो उनका ये सब काम होता है। आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि पीपल जो होते हैं वो रिसोर्स होते हैं। व्हाट आर रिसोर्सेज? देखो कोई भी चीज़ जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे यूज़ में आ सकती है, वो रिसोर्स होती है। तो एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो भी चीज़ हमारी कंट्रीब्यूट कर सकती है वो रिसोर्स होती है। मेंशन एनी वन एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है भाई ह्यूमन जो है वो एक रिसोर्स होता है। अगर पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, हेल्दी है, एजुकेटेड है, टैलेंटेड है ना, तो भाई देश बहुत आगे बढ़ता है। हाउ डज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टेक प्लेस? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? जब एजुकेशन दी जाती है उस पॉपुलेशन को जो है देश में, वो हेल्दी होती है, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकती है, तो यही होता है ह्यूमन कैपिटल। आगे देखते हैं, इसमें हम लोग पैसेज है जो गुज्जर्स हैं, गुज्जर जो चरवाहे होते हैं ना, उनके बारे में। इफ़ यू वर अ वुमेन ऑफ गुज्जर पेस्टोरल ट्राइब, व्हाट वर्क्स वुड यू हैव टू डू? मेंशन एनी वन वर्क। तो इसमें ये होता है कि उनकी जो विमेन होती हैं वो, द वुमेन विजिट टू मार्केट एवरी मॉर्निंग विद बास्केट ऑन देयर हेड विद लिटिल अर्दन पॉट्स फिल विद मिल्क, बटर मिल्क एंड घी। तो घी, दूध, मक्खन ये सब बेचने जाती हैं। गुजर्स यूजुअली ड्राइव देयर हर्ड्स टू द अपर रेंज ड्यूरिंग हॉट वेदर। हॉट वेदर के टाइम पर जो है वो अपर रेंजेस में ले जाते हैं, वेयर बफलो रिजॉइस इन द रिच ग्रास विच रेन्स ब्रिंग फॉर्थ एंड द सेम टाइम अटेन कंडीशन फ्रॉम टेम्परेट क्लाइमेट एंड इम्यूनिटी फ्रॉम वेमनस फ्लाइज दैट टॉर्मेंट देयर एग्जिस्टेंस इन द प्लेन। तो भाई मक्खियों से बच जाते हैं, वो बहुत अच्छी घास बफलोज को खाने के लिए मिल जाती है। एनालाइज एक्टिविटीज़ ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटी। तो वो घी बेचते हैं और कैटल ग्रेजिंग वगैरह करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब हम मैप देख लेते हैं। मैप है मेजर कंट्रीज ऑफ एलाइड पावर। तो एलाइड पावर की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ब्रिटेन और फ्रांस। तो ब्रिटेन और फ्रांस आपने मैप में फिल आउट कर देना है। फिर उसके बाद सेंट्रल पावर तो जर्मनी हो गया। फिर आपसे पूछा गया है कि अनाईमुडी माउंटेन रेंज कहाँ पर है? तो अनाईमुडी जो है वो केरला में है। वूला लेक कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में, और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स, पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।